हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अ वीडियो लेक्चर। और आज हमने इसी की कंटिन्यूएशन में डिस्कस करना था जो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट सॉरी कुछ स्पेसिफिक चीज रह गई थी जिसको हमने अभी डिस्कस करना था। ठीक है, और वो ये थी कि मेजरली कितने टाइप के एक्सिस होते हैं, कितने एक्सियल जॉइंट्स होते हैं। ये कुछ मेजर टर्म्स थी जो हमने इसमें देखी है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि साइनोवियल जॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये कैटेगराइज होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बात कही थी कि जिस तरह से आप नीचे आते जाओगे ना, ठीक है, मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे ना इन जॉइंट्स में, ठीक है, ग्लाइडिंग से हिंज से पिवट में, फिर फ्रंट लाइन में, सैडल में, फिर बॉल एंड सॉकेट में, इतनी ही इनके रोटेशन या इनके एक्सिस में रोटेशन ज्यादा होती जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने ये बात की कि जॉइंट जो अलाउ करते हैं एक, दो या तीन मूवमेंट। ठीक है, वन वाला यूनिएक्सियल कहलाता है जब एक डायरेक्शन में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन में मूवमेंट आ रही है। ठीक है, वो यूनिएक्सियल होता है। फिर जब दो में आएगी तो वो बायएक्सियल हो जाएगा, और जब थ्री में होगी तो वो ट्राइएक्सियल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास उन्होंने कुछ बेसिक टर्म्स लगाए। ठीक है, हम नॉन एक्सियल को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार, फिर उन्होंने वहाँ पे बताया है जहाँ पे बहुत लिमिटेड या परमिटेड मूवमेंट होती है ना, उसको हम कहते हैं बेसिकली नॉन एक्सियल जॉइंट। ठीक है, अब इन सारों को ना जॉइंट्स की मोशन कैपेबिलिटीज को हम करते हैं एक स्पेसिफिक टर्म से, वो आपको समझनी जरूरी है, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, समटाइम्स आपको ये एमसीक्यूज में या एससीक्यूज में या डिफरेंट जगह पे आपसे ये पूछा भी जा सकता है वाइवा वॉस में, लाइक आपके पास बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक जॉइंट की मोशन कैपेबिलिटीज है, जिससे आपको पता चलता है कि जॉइंट कितने प्लेन्स में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेन्स में, कितने नंबर ऑफ प्लेन्स में जो जॉइंट है वो मोशन अलाउ करता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कितने प्लेन्स, हमारे पास तीन तरह के प्लेन्स थे ना। ठीक है, अब हर जॉइंट कितने डायरेक्शंस में मूवमेंट करे, कितने प्लेन्स में मूवमेंट करे, ये बेसिकली कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अ यूनी एक्सियल जॉइंट हैज वन डीएफ। ठीक है, अब उन्होंने कहा अगर आपके पास यूनी एक्सियल जॉइंट है तो उसकी एक डायरेक्शन एक ही प्लेन में मूवमेंट हो रही है, तो वो क्या करता है, वन डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। ठीक है, बाई एक्सियल जो होते हैं वो टू डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं, ट्राई एक्सियल जो होते हैं वो थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ठीक है, ये आपको मेजर टर्म हो सकती है जब आपको मेजरली किसी स्मॉल एरिया से पूछी जा सकती है, पर ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। ठीक है, फिर उन्होंने आपको बात बताई है कि हमारे पास ना दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइनोवियल स्ट्रक्चर्स, जो आपके पास यहाँ पे एज अ प्रोटेक्शन या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे एज अ कुशन एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो बर्साज है। बर्साज आर द मेजर फैक्टर्स जो हमारे पास ना जो बोन्स और टेंडन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और ये आपके बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ताकि बोन और टेंडन के बीच में कोई फ्रिक्शन ना आए। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो सही ना, लेकिन वो उनके बीच में कोई ऐसी फ्रिक्शन ना आए जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाए। ठीक है, मोस्टली टेंडेंस। ओके, अब हमारे पास क्या है, टू सिनोवियल स्ट्रक्चर्स, हमने कहा बर्सा और टेंडन की बात हो रही। ठीक है, Bursas are small capsules lined with synovial membranes and filled with synovial fluid. ठीक है, that cushions the structure they separate. ठीक है, अब उन्होंने बेसिकली आपको बात बता दी कि हमारे पास बर्सस क्या है, स्मॉल कैप्सूल्स होते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइन हुए हुए होते हैं, और इनके अंदर भी साइनोवियल फ्लूइड ही होता है। ठीक है, जो एज अ क्वेश्चन एक्ट कर रहे होते हैं और सेपरेट कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर्स को। मेजरली जो बर्सस होते हैं ना वो टेंडन और बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस कर सके टेंडन में जब हमारे पास मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, मतलब जैसे मूवमेंट हुई तो टेंडन बोन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट ना हो या डायरेक्ट फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस करे, इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए बर्सस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बर्सस जो है वो ऑलिक्रोनॉन बर्सा, लेकिन अब उन्होंने कहा कुछ बर्सस ऐसे, मेजरली तो ऐसे थे ना, लेकिन कुछ बर्सस ऐसे थे जो स्किन और आपके पास बोन के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ऑलिक्रोनॉन बर्सा है। ऑलिक्रोनॉन बर्सा ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस के ऊपर प्रेजेंट होता है इस आपके पास एल्बो रीजन पे। ठीक है, आप अगर इसको फील भी करोगे ना तो आपको ऐसे फील होगा कि आपके जो है ना बेसिकली ऐसे प्रोमिनेंटली आप बाहर से तो नहीं फील कर सकते, पर मेजरली यही है
कि ये स्किन से आपके पास बोन को अलग करता है, ताकि आपके पास कोई फ्रिक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस ना हो स्किन के ऊपर, ठीक है। सम बर्सास सचेस और एक नॉन बर्सास, अब ये हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो थी वो बर्सास होंगे तो टेंडन शीट्स आ जाती है, ठीक है। टेंडन शीट्स जो है वो डबल लेयर साइनोवियल स्ट्रक्चर्स है। टेंडन शीट जो होती है ना वो डबल लेयर्ड होते हैं, और ये होते हैं कि ये बेसिकली पोजीशन कर रहे थे टेंडन्स को, ताकि बोन्स के क्लोज एसोसिएशन जो आ रही है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या करे ना, टेंडन शीट्स जो होती है एक लेयरिंग होती है टेंडन के ऊपर, ठीक है, और ये डबल लेयर्ड होते हैं। साइनोवियल लेयर ही है, साइनोवियल फ्लूइड ही प्रेजेंट होता है इनमें, लेकिन ये सराउंड कर रहे होते हैं टेंडन को, ताकि हमारे पास जो टेंडन जो है वो बोन्स के साथ जो एसोसिएशन क्रिएट कर रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है, देखो बर्सर्स जो थे ना वो हमारे पास क्या कर रहे थे कि रिड्यूस कर रहे थे हमारे पास फ्रिक्शन को, ठीक है, लेकिन टेंडन की ना एक अपनी कवरिंग चाहिए होती है, ठीक है। अब टेंडन को जो टेंडन शीट्स होती है ना वो कवर कर रही होती हैं, और वो ये कर रही होती है कि वो किसी भी तरह से, अगर फॉर एग्जांपल बर्सास में कोई डैमेज आ रहा है तो स्टिल वो टेंडन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ताकि हमारे पास जो है बोन्स के साथ कनेक्ट ना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कनेक्ट ना हो। लेकिन जहाँ पे क्लोज एसोसिएशन आ रही होती है हमारे पास बोन्स के साथ, वहाँ पे टेंडन शीट प्रेजेंट होती है, और वो हमारे पास रिड्यूस कर रही होती है उस फ्रिक्शन को काफ़ी हद तक, जहाँ पे बर्सास मिनिमम प्रेजेंट है, मतलब जहाँ पे बर्सास जो है उनका रीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ना, ये मेरे पास एक टेंडन है, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टेंडन नहीं है, ठीक है, ये एक टेंडन है, इसके बीच में ना ये सारा रीजन जो है वो, अब मैं कहती हूँ बर्सा ने कवर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये स्मॉल स्पेसिफिक रीजन ऐसा है जो शायद बोन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होती है वो टेंडन्स जो होती है वो शीट से कवर्ड हुई है, ठीक है, हुई तो हुई है, टेंडन शीट से तो कवर टेंडन है, ठीक है, लेकिन इस रीजन पे वो स्पेसिफिकली काम कर रहे होंगे जहाँ पे टेंडन की उसकी स्पेसिफिकली हमारे पास रिडक्शन का फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है। Many of the long muscle tendons crossing the wrist and the finger joints are protected by tendon sheet. अब आपको समझ आ रही है कि हमारे पास जो लॉन्ग मसल टेंडन्स होते हैं ना, जैसे रेस्ट से क्रॉस हो रहे हैं, फिंगर से जॉइंट्स क्रॉस हो रहे हैं, वहाँ पे टेंडन शीट स्पेसिफिकली प्रेजेंट होती हैं, ताकि आपके पास वो रिड्यूस कर सके फ्रिक्शन को, ठीक है। ये आपके पास एक मेजर एग्जाम्पल आ गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना था आज वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है, हमने आर्टिकुलर कार्टिलेज को आज डिस्कस करना है। आर्टिकुलर कार्टिलेज को हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि वो जॉइंट्स, अच्छा अगर इन्होंने वो बात की कि एक मैकेनिकल डिवाइस होती है उसमें कुछ जॉइंट्स है, ठीक है, अब उस जॉइंट्स में ना हम लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं या लुब्रिकेंट प्रेजेंट होता है, ताकि वो जो मशीन है वो फ्रीली मूवेबल हो सके और उसमें कोई वेयर ना आए, ताकि वो एक दूसरे के साथ कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना करे, कोई डैमेज ना आए, ठीक है। वहाँ पे लुब्रिकेंट जैसे एक्ट करता है वैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर लुब्रिकेंट एक्ट करता है। वो एक स्पेशल टाइप ऑफ डेंस टिश्यू होता है, वाइट कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। और आर्टिकुलर कार्टिलेज का मेजर जो रोल होता है वो लुब्रिकेशन में ही होता है, लेकिन इसका और भी मतलब स्पेसिफिक कुछ रोल्स हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रेस रिडक्शन होती है, स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आपके पास लोड को स्प्रेड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर काम है ना आर्टिकुलर कार्टिलेज का वो प्रोटेक्टिव लुब्रिकेशन है, मतलब वो लुब्रिकेशन देता है ताकि आपके पास प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। अब उन्होंने कहा इसका साइज 1 से लेके 5 मिलीमीटर तक हो सकता है थिकनेस में, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो हमारे पास मटेरियल कहते हैं, मतलब ये उन्होंने बेसिकली आपको बता दिया कि हमारे पास वहाँ पे कोटिंग या वहाँ पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे बोन की एंड है, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स में या आर्थ्रोडियल जॉइंट्स में, ठीक है, बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट होता है क्या, आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज जो प्रेजेंट है ना वो क्या करता है, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एक्ट कर रहा है आपके पास, और एज अ लुब्रिकेंट एक्ट कर रहा है कहाँ पे, जहाँ पे एंड है जॉइंट्स का, मतलब जहाँ पे जॉइंट बन रहा है बोन्स का एंड, और जहाँ पे जॉइंट बन रहा है वो बेसिकली उस रीजन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज सर्व्स टू इम्पॉर्टेंट पर्पसेस, अब दो इम्पॉर्टेंट पर्पसेस एक्ट कर रहा होता है बेसिकली। एक तो ये लोड को स्प्रेड कर रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा लोड स्प्रेड कर रहा होता है आपके पास जॉइंट में, मतलब अगर स्मॉल वाइड एरिया में हमारे पास
देखो स्मॉल एरिया पे अगर स्ट्रेस पड़ रहा है तो वो क्या करता है, एक लार्ज एरिया में स्प्रेड आउट कर देता है उस स्ट्रेस को, ठीक है। मतलब हम ये प्रोसेस काफी जगह डिस्कस करते हैं कि एक अगर स्मॉल एरिया पे लोड पड़ा है तो क्या करता है, अगर ये एज अ लुब्रिंग अटैक करेगा तो ये हमारे पास एक लार्ज एरिया में इसको स्प्रेड कर देगा, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे काम करता है। अच्छा, अब हमारे पास ये इस तरह से हो गया। तो क्या होता है कि हमारे पास जो जहाँ पे हमारे पास वहाँ पे स्ट्रेस है, अमाउंट ऑफ स्ट्रेस काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है जिस एरिया पे स्ट्रेस लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये वाइड एरिया पे आपके पास क्या कर रहा है, स्प्रेड आउट कर रहा है, ठीक है। अगर तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई हमारे पास, लेकिन सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है कि ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स एट द जॉइंट विद मिनिमल फ्रिक्शन एंड वेयर, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स मतलब ये अलाउ करता है आपके पास बोन्स के अंदर के फ्रिक्शन और वेयर को, ठीक है। मतलब ये अलाउ करता है मूवमेंट को और रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, ठीक है। ये दो पॉइंट है। अलाउ क्या कर रहा है कि बेसिकली इजिली मूवमेंट परफॉर्म हो जाए, ठीक है। और क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, फ्रिक्शन को, ठीक है, फ्रिक्शन को और वेयर को, ठीक है। ये आपने टर्म्स याद रखनी है ताकि आपके पास याद हो कि आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज बेसिकली काम कर क्या रहा है, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जब उन्होंने कहा होती क्या है, हमने ये सारी चीज़ तो पढ़ ली कि उसका फंक्शन क्या है, वो कैसे है, क्या करती है। लेकिन आर्टिकुलर कार्टिलेज एक सॉफ्ट और पोरस, ठीक है, एक सॉफ्ट और पोरस परमिएबल टिश्यू है जो हाइड्रेटेड होता है, ठीक है। ये हमने बात की, सॉफ्ट हो गया, पोरस हो गया, परमिएबल होगा, क्यों? उनके इसने फ्लूइड की एक्सचेंज भी करनी होती है, ठीक है। आयंस की एक्सचेंज, डिफरेंट जो आपके पास सेल्स होते हैं, डिफरेंट आपके पास क्या होता है, मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनकी एक्सचेंज करनी होती है, ठीक है। इसलिए ये पोरस होते हैं, ठीक है, परमिएबल होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स आपके पास, आपको पता है, कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हैं। ये क्या कहा उन्होंने, कहा ये एम्बेड हुए हुए होते हैं किसमें, मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, प्रोटीओग्लाइकन्स। प्रोटीओग्लाइकन्स अगर आपको आइडिया हो तो प्रोटीओग्लाइकन्स हमारे पास बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो मेजरली ना एज अ फाइब्रस टिश्यू एक्ट कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास किसी जगह को सपोर्ट मिल सके या ऐसे, ठीक है। ये मेजरली प्रोटीओग्लाइकन्स होते हैं ना, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की टाइप है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई इन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, हाई प्रोटीन कंसनट्रेशन होती है इनमें। अच्छा, और नॉन कॉलेजिनियस प्रोटीन्स, ठीक है, मतलब कॉलेजन फाइबर्स तो हैं लेकिन नॉन कॉलेजिनियस प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहे इसके, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ कहा मैट्रिक्स जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है कॉर्नोसाइट्स को और सिग्नल करता है चेंजेस इन लोकल प्रेशर टू द कॉर्नोसाइट्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, बेसिकली मैट्रिक्स का मेजर काम क्या है, या मेजर रोल क्या प्ले कर रहा है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर, कि वो सिग्नल करता है एक तो कि आपके पास यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, कॉर्नोसाइट्स में यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ये सिग्नल करता है ताकि आप उसको उसी तरह से स्टेबल कर सके अपनी बॉडी जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज को, ठीक है। मतलब आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो बॉडी है वो किस तरह से अपने आप को कर सके। और दूसरा ये प्रोटेक्ट करता है कॉर्नोसाइट मतलब आपके पास स्पेशलाइज सेल्स को जो कार्टिलेज के हैं, ठीक है। कॉर्नोसाइट्स जो है ना मेंटेन करते हैं और रिस्टोर करते हैं कार्टिलेज फ्रॉम वेयर, ठीक है। अब कॉर्नोसाइट्स क्या है मेजरली, वो क्या करते हैं कि एक तो मेंटेन करते हैं, दूसरा रिस्टोर करते हैं कार्टिलेज को ताकि हमारे पास वेयर ना हो, ठीक है। रिस्टोर अगर वेयर होता भी है फॉर एग्जाम्पल तो उस केस में भी हमारे पास रिस्टोर काफी करते हैं, ठीक है। ऑल्दो दिस एबिलिटी डिमिनिशेस विद एजिंग, डिजीज एंड इंजरी, ये हमें बात पता है कि कार्टिलेज के सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होना, डिजनरेशन होना शुरू हो जाती है, मेजरली 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 जो होती है वो एजिंग से हो रही होती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में डिजीज की वजह से या कुछ लोगों में इंजर्ड हो जाता है तो उन केसेस में भी होता है, ठीक है। लेकिन जो मेजर कॉज होती है ना कार्टिलेज की डिजनरेशन की, जिसको कॉर्नोसाइट्स के सेल्स कह रहे हैं, वो उसकी मेजर कॉज जो होती है वो यही होती है, एजिंग, ठीक है। Cornerocyte densities and matrix structure have been found to vary cross joint as well as within a given joint, ठीक है। अब ये आप ना थोड़ी सी शफल की चीजों का आइडिया लेके पढ़ो कि कॉर्नोसाइट्स को अगर माइंड में रखो, कॉर्नोसाइट्स हैं क्या, कार्टिलेज की ही बात हो रही है, ठीक है। मेजरली सारी बात आर्टिकुलर कार्टिलेज की हो रही, कॉर्नोसाइट्स सिर्फ सेल्स है जिनसे मिलके कार्टिलेज बना हुआ है, ठीक है। तो कॉर्नोसाइट्स की जो डेंसिटीज है, मैट्रिक्स है, वो सारा कुछ क्या बात हो रही है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज की बात हो रही है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि वो वेरी करती है अक्रॉस जॉइंट्स, ठीक है, और जॉइंट्स के अक्रॉस भी विद इन अ गिवन जॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द
कितना मैकेनिकल लोड्स उसको डेली लाइफ में या कितना एडीएल्स परफॉर्म करने में उसको लोड उठाना पड़ता है, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या कर रही है, मैकेनिकल लोड उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, मैकेनिकल लोडिंग में तो कितना सस्टेन उस पर बार बार लोड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अंडर लोडिंग, ठीक है। अब उन्होंने बेसिकली आपको एक और बात बता दी कि अगर आपके पास अंडर लोडिंग है जॉइंट, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है वो डिफॉर्म करती है, ठीक है। अगर हमारे पास लोड पड़ता है ना जॉइंट पे, तो क्या करती है आर्टिकुलर कार्टिलेज डिफॉर्म करती है। कैसे करती है कि वो एक्सक्यूड या एक्सयूड आउट कर देती है बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड को, ठीक है। क्या करती है, एक्सयूड आउट। बेसिकली हमारे पास जो टर्म यूज हो रही है वो ये है, बेसिकली ना इसका मतलब ये है कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो होती है ना वो निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। कुछ रीजन्स या कुछ जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज पोर्स है ना, उसमें पोर्स बने हुए हैं, उनके पोर्स होती है, तो हमारे पास पोर्स जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकालते हैं ताकि हमारे पास लोड शिफ्ट कर सकें या लोड को बैलेंस कर सके, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं ना आपको सिंपल से मैं एक मेजर चीज बताती हूँ कि जैसे हमारे पास एक हेल्दी साइनोवियल जॉइंट होता है ना, उसमें क्या होता है कि बोथ हैंड्स जो होते हैं ना बोन के, ठीक है, आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बोन में कवर्ड हुए हुए थे आर्टिकुलर कार्टिलेज से, ठीक है, ताकि एक तरफ अगर हो तो वहां से स्लोली साइनोवियल फ्लूइड मूव प्रेस आउट होके अपने आप को कवर आउट कर सके। मतलब आप ये कह सकते हो ना, मैं कहती हूँ आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ कि ना अगर इस रीजन पे ना आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, और बोन जो है ना, बोन के ऊपर इन रीजन्स पे आपके पास क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको हम एक ही आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इसको दो नहीं करते, ठीक है। ओके, ये हमारे पास बोन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये हमारे पास क्या है, बोन है, ठीक है। तो हमारे पास बोन के ना, अच्छा, बोन के अब क्या हुआ, इस रीजन पे हमारे पास क्या हुआ, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करती है ना कि अगर इस साइड पे ज्यादा लोड पड़ रहा है ना, तो वो क्या करती है साइनोवियल फ्लूइड को ना आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव करती है ताकि लोड शिफ्ट कर सके। फिर क्या करती है, फिर प्रेस आउट फ्लूइड को इधर करके फिर इस तरह वापस आ जाती है जैसे ही मूवमेंट खत्म होती है। ये बेसिकली इसका एक मेजर तरीका होता है ताकि फ्लूइड्स के विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड जो होती है ना, वो अपने लोड को शिफ्ट आउट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है कि वो शिफ्ट करती है, कुछ पोर्स बने हुए होते हैं, ठीक है, और वहां से क्या होता है फ्लूइड थोड़ा थोड़ा बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, बाहर भी, मतलब कैविटीज में भी निकल रहा होता है या आपके पास कवरिंग्स में या कैप्सूल्स में निकल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा होता है ताकि आपके पास बैलेंस रह सके, ठीक है। बहुत ज्यादा एक जगह प्रेशर इकट्ठा ना हो जाए जब आप मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह से कुछ प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा इसके साथ साथ परमेबिलिटी भी होती है जो रिड्यूस हो रही होती है, ठीक है। अब क्या होता है ना, समटाइम्स अगर मैं कहती हूँ ना कि जैसे ये रीजन है, ठीक है, इस रीजन पे अगर प्रेशर पड़ रहा है ना, ठीक है, मतलब मैं कहती हूँ दो बोन्स एक दूसरे कॉन्टेक्ट में कोई मूवमेंट परफॉर्म करें, तो इधर जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करता है अपना फ्लूइड यहाँ पे करता है, लेकिन ये जो रीजन है यहाँ पे परमेबिलिटी काफी कम होने लग जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ से जो पोर्स हैं वो इतना ज्यादा फ्लूइड बाहर नहीं भेज रहे होते बल्कि ऑपोजिट जहाँ पे फ्लूइड गया होता है वहां से फिर बाहर भेजते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास आपके पास काफी जो है वो आ जाए, प्रेशर रिड्यूस हो जाए एक तो, और दूसरा ये कि यहाँ पे ऑलरेडी कम होता है तो अगर फ्लूइड बाहर जाएगा तो यहाँ पे फ्लूइड काफी हद तक कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये एक थोड़ी सी पॉइंट है जिसको आपको माइंड में रखना ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब ना उन्होंने कहा अब इसमें ना आप एक मेजर चीज याद रख लो, ठीक है। जब हमारे पास लोडिंग स्लो रेट पे पड़ी है ना, मतलब मैं कहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता से पड़ी है, ठीक है, तो क्या होगा कार्टिलेज के जो सॉलिड कंपोनेंट्स है ना वो भी रेजिस्ट कर लेंगे लोड को, ठीक है। जैसे हमने सॉलिड कंपोनेंट्स बताए थे पहले कि हमारे पास क्या थे, आपके पास आगे थे प्रोटीन्स, आगे थे कोलेजन फाइबर्स, आगे थे एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे फाइबर्स टिश्यू वगैरह आ गया था, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जब हमारे पास एक फास्ट लोड आ रहा है, ठीक है, तेज 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 आपके पास बॉडी के अंदर, वहां पे आपने मूवमेंट रिपीटेटिवली भी करनी है और तेजी से भी करनी है, ठीक है। जब आपके पास लोड तेजी से आ रहा होता है ना,
तो वहां पे मेजर जो काम कर रहा होता है वो फ्लूइड कर रहा होता है, सॉलिड कंपोनेंट्स वहां पे काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं, लोड या प्रेशर को जो सारा अपने ऊपर ले रहा होता है वो हमारे पास क्या, स्ट्रेस को अपने ऊपर ले रहा होता है वो फ्लूइड होता है। लेकिन स्लो में आपके पास क्या कर रहे होते हैं, स्लो में सॉलिड कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं, और जब लोडिंग फास्टर होती है तो हमारे पास फ्लूइड आ रहा होता है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, ये मेजर चीज है, समटाइम्स आपसे वाइवा में पूछा जाते हैं, ठीक है। Okay, cartilage can reduce the maximum contact stress acting at a joint by 50% और मोर, ठीक है। अब क्या करते हैं, कार्टिलेज जो है वो रिड्यूस करता है मैक्सिमम कॉन्टैक्ट स्ट्रेस को जो जॉइंट पे पड़ी होती है बाय 50 और मोर, ठीक है। हमें ये बात बताए कि कॉन्टैक्ट, जाहिर सी बात है, स्ट्रेस को काफी हद तक रिड्यूस करते हैं, तभी तो हमारे पास दूसरी बोन तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है ना, और इजीली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है थोड़े से एरिया से स्ट्रेस की ज्यादा एरिया पे, ठीक है। अच्छा, अब लुब्रिकेशन भी हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रोवाइड करी, और काफ़ी हद तक जो है ना वो उन्होंने कहा कि हमारे पास 17 to 33% जो होती है ना, अब ये इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया है, जैसे आप स्केटिंग की, जब आइस पे स्केटिंग कर रहे हैं तो हमारे पास उस केस में कितनी ज़्यादा रिड्यूस कर रही होती है फ्रिक्शन, तो 17 से 33%, ठीक है। और हाफ ऑफ जो होती है ना वो जो होती है, देखो अब उन्होंने क्या कहा कि 17 से 30% जो होती है वो हमारे पास आइस पे जो स्केटिंग कर रहे हैं उनके काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है, इतनी इफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी बात की कि 1/2 जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको लुब्रिकेट बियर करना, मतलब आपको उन्होंने यही बता दिया ना, देखो लुब्रिकेशन तो उन्होंने कहा देती है लेकिन पूरी कार्टिलेज नहीं दे रही होती, उन्होंने कहा 1/2 जो होता है वो लुब्रिकेट जो होता है वो लोड को बेयर कर रहा होता है, और 1/2 जो है वो हमारे पास एज अ, जैसे हमने पहले बात की, अगर एक साइड पे लोड पड़ रहा है तो दूसरी साइड क्या करिए, एज अ परमेबिलिटी भी एक्ट करिए, उसके साथ प्रेशर भी रिड्यूस करिए, डिफरेंट तरह से काम करिए, ठीक है। तो अगर एक साइड पे लोड है ज्यादा, ठीक है, तो वो क्या करती है, मतलब वो लोड डिस्ट्रीब्यूट एक साइड से हो रहा है लेकिन दूसरी साइड क्या करिए, वो मेंटेन करिए उस आर्टिकुलर कार्टिलेज को भी, ताकि वो आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज ना हो जाए, ठीक है। तो वो एज अ लुब्रिकेंट तो एक्ट करिए, लेकिन साथ साथ आधा हाफ जो है वो लोड को बेयर करने के साथ साथ, देखो 1/2 बेयर करिए ना लोड, तो दूसरा हाफ क्या करेगा, एज अ परमेबिलिटी एक्ट करेगा, स्ट्रेस रिड्यूस एक्ट करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, ड्यूरिंग नॉर्मल ग्रोथ आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होती है जॉइंट पे, जैसे नी पे इंक्रीज कर देती है इन वॉल्यूम एज द चाइल्ड हाइट इंक्रीजेस, ठीक है। अब ये उन्होंने कहा कि नी में इंक्रीज हो जाएगी आर्टिकुलर कार्टिलेज वॉल्यूम में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंगली है कि इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है आर्टिकुलर कार्टिलेज का नी के साथ या वेट चेंज के साथ, लेकिन ऐसा होता है, मतलब बहुत से लोग जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनकी आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है वो अच्छी होती है, मतलब हाइटेड होती है, दूसरी थोड़ी वॉल्यूम में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि चिल्ड्रन जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना विग्रस स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में, या जिनमें नी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, नी की कार्टिलेज की ज़्यादा है, उनमें काफ़ी हद तक क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि ज़्यादा जल्दी से एक्यूमुलेट कर लेते हैं आपके पास नी की कार्टिलेज को, मतलब ज़्यादा अच्छे से ना, मतलब ज़्यादा अच्छे से उनकी नॉर्मल इंक्रीज हो जाता है वॉल्यूम एज कंपेयर टू उनके जो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो विग्रस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी आर्टिकुलर कार्टिलेज ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। इस तरह मेल्स में जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है नी की कार्टिलेज एज कम्पेयर टू फीमेल्स, इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस फीमेल्स में कॉमन होता है क्योंकि इतनी अच्छी इसकी वॉल्यूम नहीं होता, इतना अच्छा इसका वॉल्यूम नहीं होता, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज जो होती है वो ज़्यादातर फीमेल्स में होती है। लेकिन इसके और भी फैक्टर्स हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही एक रीज़न है जिसकी वजह से के वॉल्यूम कम है तो उसी की वजह से आपके पास आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसके मेजरली और भी काफ़ी से रीजंस हैं जिसकी वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होती है वो डैमेज होती है, लेकिन मेजरली आपको यही बताया गया, ठीक है। ओके, अब उन्होंने आपको बता दिया आगे कि ना इसका एक मेजर जो ड्रॉबैक ये है ना कि आपके पास अगर ये डैमेज हो जाती है ना तो इसकी रीजनरेट करने की एबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। मतलब ये समझो कि हील नहीं होता, ये मैक्सिमली हील होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर इस टिश्यूज़ की इंजरी हो जाती है या इसमें, तो ये क्या करती है, इसकी प्रोग्रेस होती है वो उल्टा वर्स कर देती है, जिसकी वजह से डिजेनरेटिव और अर्थराइटिस वगैरह और इस तरह से कंडीशंस आ जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे ये डिफरेंट तरह की कोटिंग्स क्रिएट करता है, मतलब वो अपनी रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उल्टा उसको ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से डिजेनरेटिव अर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है, पेशेंट्स में।
अच्छा, अब इसका ना प्रॉमिसिंग जो मेजर अप्रोच है ना वो सर्जिकली होती है। उस सर्जिकल अप्रोच को जो हम कहते हैं, अगर ये डैमेज हो जाती है तो उस सर्जिकल अप्रोच को कहते हैं ऑटोलोगस कार्टिलेज रीजनरेशन या ऑटोलोगस आर्टिकुलर कार्टिलेज रीजनरेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि किसी अब ऑर्थोस्कोपिकली, ठीक है, क्या करते हैं बेसिकली, आपके पास टिश्यू सॉरी कार्टिलेज के सेल्स को वहां से हेल्दी जो आपकी बॉडी में रह गए होते हैं, ठीक है, उनको वहां से रिमूव करते हैं। ठीक है, उनको टिश्यू कल्चर्स के थ्रू या जैसे हमारे पास टिश्यू इंजीनियरिंग होती है, सारे लेबोरेटरी प्रोसेसेस के बाद रीजनरेट करते हैं। ठीक है, उन सेल्स को थोड़ा सा और ग्रो आउट करते हैं। ठीक है, फ्यू वीक्स के बाद जब वो आर्टिकुलर कार्टिलेज थोड़ा सा सेल्स ग्रो आउट हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको दोबारा आर्थोस्कोपिकली उस डैमेज एरिया में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद देखा गया है कि वो अपने आप को आर्टिकुलर कार्टिलेज में डेवलप कर लेती है। मतलब वो सेल्स जो होती हैं फिर वो अपने आप को काफी हद तक क्या करती हैं, नए तरीके से रीजनरेट कर लेती हैं। ठीक है, और यहाँ पे 20 स्टडीज का उन्होंने बताया कि 20 स्टडीज में ऐसा है कि 73% जो होते हैं एथलीट्स वो रिकवर कर गए थे आपके पास, और वो रिटर्न कर गए थे स्पोर्ट पार्टिसिपेशन में आफ्टर दिस सर्जरी। ठीक है, मतलब इतनी हद तक आप देख लो कितनी हद तक रिकवरी हो जाती है। मतलब 73% काफी ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स हैं। ठीक है, एक काफी पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं किसी सर्जरी के वो क्या किया कि रिटर्न टू स्पोर्ट्स चले गए। मतलब सिर्फ फंक्शन वापस नहीं आया, बल्कि वो अपनी स्पोर्ट की पार्टिसिपेशन जैसे नॉर्मली पहले कर रहे थे वैसे ही बाद में भी की उन्होंने। ठीक है, अच्छा, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ना ताकि एथलीट्स की एबिलिटी को कि वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, उसमें एथलीट्स की एज भी आ सकती है, ड्यूरेशन ऑफ इंजरी आ गई, लेवल ऑफ प्ले आ गया। इसमें कुछ मेजर फैक्टर्स थे जो उन्होंने बताया कि रिसर्च में जो थी कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं कि ये चीज़ें जो थी टिश्यू रिपेयर, टिश्यू मॉर्फोलॉजी किस तरह से हुई, एज आ गई, ड्यूरेशन आ गया, लेवल ऑफ प्ले आ गया, किस किस तरह की वो गेम्स खेलते हैं, ये मेजर चीज़ें आ सकते हैं। ठीक है, अभी भी रिसर्चेस काफ़ी इस नई अप्रोच को लेकर चल रहे हैं कि हाँ बस डीजनरेटिव कार्टिलेज को ट्रीट करने में। ठीक है, और इसमें डिफरेंट स्टेम सेल्स और टिश्यू इंजीनियरिंग और जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये मेजर जो होती है ना ये आपके पास आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। ठीक है, मतलब अब वो डिफरेंट तरह से लेबोरेटरी प्रोसेसेस करके इसको जीन, जिसको जीनोमिक्स आप कहते हो, ठीक है, जीन की थेरेपी, जीन ट्रांसफर जो होते हैं, स्टेम सेल्स की ट्रांसफर, ये सारी एक मेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको डिस्कस किया जाता है डिफरेंट रीजन्स पे, ताकि आपके पास क्या हो कि डिफरेंट प्रोसीजर्स जो हैं वो सक्सेसफुल हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं, ये सारी चीज़ें। अब वो सारा जो प्रोसेस है वो सर्जिकली तो है, लेकिन अगर वो लेबोरेटरी में टिश्यू इंजीनियरिंग के थ्रू ना हुए होते प्रॉपरली तो हमारे पास वो सर्जिकली आप दोबारा से इंसर्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिकली पूरा एक प्रोसीजर है, पहले उनको निकाला गया, उनको ग्रो किया गया कुछ वीक्स में, फिर उसको वापस इंसर्ट किया गया। ये सारा एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, मेजरली हेल्प आउट करते हो। लेकिन ये एक स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको बहुत स्मॉल छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इसकी डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज के हिसाब से ठीक है। ठीक है, एनफ। हम नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकुलर फाइब्रो कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को काफी लेंथी होंगे, तो सर थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी चीज़ समझ गई, कोई चीज़ ऐसी लग रही है जो मुश्किल आता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।